गुड इवनिंग आप सभी को। आज पॉलिटी की पहली क्लास है और हम लोग संविधान निर्माण की जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब संविधान निर्माण कैसे हुआ वो तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि थी ये यहाँ तक इस स्टेज में पहुँचा कैसे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आएगा और हो सकता है कहीं कहीं आपको वीडियो देखने में असुविधा हो। मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं हूँ और ये वीडियो मैं अपने रिवीजन के लिए बना रही हूँ और साथ साथ यूट्यूब पे डाल रही हूँ, ताकि आप लोगों में से जो भी छात्र भूले भटकते हुए मेरे चैनल पे आएंगे उनका भी रिवीजन हो जाएगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझने से पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी, और इसके लिए हम लोग कुछ शब्दों को पहले समझेंगे, जैसे अधिनियम, चार्टर, विधान परिषद। ये है क्या? अगर कोई कानून संसद से पास होगा और राजा जो है बस उस पर साइन करेगा तो उसको जो है हम लोग अधिनियम कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना भारत शासन अधिनियम, तो अधिनियम किसको कहते हैं कि वो जो है संसद से ब्रिटेन, वहाँ पे जो ब्रिटेन की संसद है वहाँ पे ब्रिटेन की संसद से पास करने के बाद बस उसका राजा जो है उस पर साइन करेगा तो उसको हम लोग अधिनियम कहते हैं। और चार्टर क्या था? जस्ट इसका अपोजिट, किसका संसद से कुछ लेना देना नहीं है और राजा ही कोई आदेश देगा डायरेक्ट, तो उसको हम लोग कहेंगे चार्टर या राजा क्या। और विधान परिषद क्या है कि विधान मतलब क्या होता है? विधान मतलब होता है कानून, और परिषद मतलब क्या होता है? सेट ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोगों का समूह। तो विधान परिषद जब कानून बनाने वाले कई व्यक्ति के समूह द्वारा कोई कानून बनाया जाता था, मतलब कई व्यक्ति जो होते थे वहाँ पे ब्रिटेन के ही होते थे, तो उनके द्वारा जब कानून बनाया जाता था या कोई नियम लाया जाता था उसको हम लोग विधान परिषद अधिनियम कहते थे। जैसे वहाँ पे मंत्री वगैरह होते थे तो कुछ सेट ऑफ मंत्री जो है, कुछ ग्रुप ऑफ मंत्री मिल करके जैसे कानून बनाते थे और उसको लागू करते थे, तो उसको हम लोग विधान परिषद कहते थे। और चार्टर क्या था कि डायरेक्ट जो है राजा ऑर्डर देता था, संसद से इसका कुछ लेना देना नहीं था। और अधिनियम क्या था कि संसद जो है कानून बनाएगी और राजा उस पर साइन करेगा, उसको हम लोग कहते थे अधिनियम। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। 1600 ईस्वी में कंपनी की महारानी जो है एक चार्टर पारित करती है जिसके तहत 15 वर्ष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जाएगी और समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार पर उनका ही एकाधिकार होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुर्तगाल जो व्यापार करके यहाँ से गया था तो उसकी चर्चा जो है हर जगह फैल गई थी और बहुत मुनाफा कमा के गए थे वो लोग, तो इसीलिए ब्रिटेन की महारानी चाह रही थी कि यहाँ की भी एक कंपनी भारत जाए और व्यापार करे। इसीलिए जो है वो 31 दिसंबर 1600 को चार्टर पारित करती है कि 15 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार करेगी और इस पे इनका एकाधिकार होगा और कोई भी दूसरी कंपनी 15 वर्ष तक भारत नहीं जाएगी। और अगर ऐसा करते हुए कोई और कंपनी पकड़ी जाती है ब्रिटेन की तो उनको दंड मिलेगा या जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इस तरह इनका एकाधिकार हो गया। और अब बात आती है कि इस कंपनी के मेंबर्स कौन बनेंगे। मतलब कंपनी तो फॉर्मेशन हो गई, लेकिन अब इसमें पार्ट कौन कौन होंगे, तो उसके लिए डिसाइड किया गया कि 1000 पाउंड की जो भी मुद्रा जो लोग भी देंगे वो कंपनी के मेंबर्स होंगे और उनको इसका मालिकाना हक मिल जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर क्या थे कि जो भी लोग कंपनी में पैसा लगाए उनका मालिकाना हक था इस पे, और उसको बोला जाता है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। तो शुरू में जो है 1000 पाउंड देने वाले की संख्या 217 थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ते गया तो लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ते गया और धीरे धीरे इसकी संख्या 1000 के पार हो गई। तो जब 1000 के इसकी संख्या पार हो गई तो कोई भी निर्णय लेना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था। 217 लोग जब थे तो उनसे पूछ के कुछ भी करना थोड़ा सा ईजी था, लेकिन जब इतनी संख्या बढ़ गई थी तो कोई छोटा से छोटा निर्णय लेने में भी बहुत देरी हो रही थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो थे उसी में से पर ईयर 24 मेंबर्स जो हैं उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया जाएगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी का कोई भी निर्णय लेंगे। और 24 व्यक्ति को जो बनाया जाएगा तो 1 साल तक ही वो रहेंगे और 1 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे। जैसे 24 व्यक्ति इसमें से बनाए गए, फिर वो रिटायर हो जाएंगे और 1 साल बाद फिर दूसरे 24 व्यक्ति आएंगे, फिर वो रिटायर हो जाएंगे 1 साल बाद, फिर तीसरे 24 व्यक्ति आएंगे, फिर चौथे साल चौथे 24 व्यक्ति आएंगे और जो पुराने हैं वो हटते चले जाएंगे। तो इस तरह से काम कंपनी का बहुत ईजीली चलने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यापार बढ़ा अंग्रेजों का क्षेत्र भी बढ़ते गया। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तीनों जगह पे इनका
मालिकाना हक होते जा रहा था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वहाँ पे बैठ करके मतलब कोई भी छोटे से छोटे डिसीजन के लिए ये लोग वहाँ पे भेजते थे खबर, फिर वहाँ से कोई भी कानून बन के आता था, तो इन लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो ये लोग क्या बोले कि अब जो है तुम लोग अपना कानून खुद बनाएगा, क्योंकि हम यहाँ से बैठ के उतने अच्छे से तो चीज़ों को समझ भी नहीं पाते हैं और फिर तुमको बताते हैं, तो तुम लोग अब अपने हिसाब से सिचुएशन देखो और उसके हिसाब से अपने अपने क्षेत्र का तुम लोग कानून बना लो। तो उसके लिए जो है 1726 में एक चार्टर वो लोग लाते हैं, जिसके तहत 3 गवर्नर होंगे और ये लोग जो है अपना अपना कानून खुद बनाएंगे। कहाँ कहाँ? तो बम्बई, मद्रास और कोलकाता। तो बम्बई, मद्रास और कोलकाता में जो है अब 3 अलग अलग गवर्नर की नियुक्ति होगी और ये लोग अपना कानून क्या करेंगे? खुद बनाएंगे। टाइम बीतते गया और देखते देखते पलासी की लड़ाई शुरू हो गई। पलासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई और इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और अपने मनपसंद नवाब बनाती है, जिसका नाम था मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र को बनाने के बाद वो लोग इतना ज़्यादा गिफ्ट लेती है कि इसकी चर्चा ब्रिटेन तक जाती है कि आप लोग यहाँ पे 1 रुपया कमा रहे हैं और वो लोग वहाँ पे जिसको आप नियुक्त किए हैं गवर्नर, वो लोग 10 रुपया खा रहे हैं। उस टाइम जब ये खबर आई तो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे इस चीज़ को इग्नोर किए। फिर उसके बाद जो है टाइम बीतते गया, फिर 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई होती है, उसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। तो जब अंग्रेज जीतते हैं यहाँ पे कलकत्ता में, तो यहाँ का जो गवर्नर था कलकत्ता का, इसकी बहुत तारीफ़ होती है और बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बोला जाता है कि देखो ये जो है इतना व्यापार में दिमाग लगा रहा है कि यहाँ पे जो है अब ये यहाँ की दीवानी भी हासिल कर लिया और तुम लोग क्या कर रहा है बैठे बैठे। तुम लोग दोनों को इससे सीखना चाहिए कलकत्ता के गवर्नर से कि किस तरह व्यापार को बढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या कर होता है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है। इलाहाबाद की जो संधि होती है इसके तहत क्या होता है कि भू राजस्व और सत्ता की दीवानी, ये जो कोलकाता की थी, ये पूरी तरह से चला जाता है अंग्रेज़ों के हाथ में। तो जब अंग्रेज़ों के हाथ में जाता है, फिर जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सोचते हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे हम लोगों को 2 रुपया मिल रहा है और वहाँ पे जो है गवर्नर लोग बहुत ज़्यादा 100 रुपया खा रहे हैं। तो अब जो है उन लोगों को रेगुलेट करना ज़रूरी हो गया था। रेगुलेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए जब आप लोग गैस चूल्हा आप लोग जानते होंगे, तो गैस पे जैसे हम लोगों को धीमा आँच चाहिए होता है, तो हम लोग उसको घुमा करके उसका लॉ कम कर लेते हैं। जब ज़्यादा आँच चाहिए होता है तो हम लोग उसको बढ़ा करके आँच उसका ज़्यादा कर लेते हैं। तो मतलब क्या है, हम लोग उसको अपने हिसाब से रेगुलेट करते हैं। तो उसी तरह कंपनी जो है अब कंपनी के गवर्नर्स को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाती है, जिसको कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे डिटेल से।